हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में लोग डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ऑब्जेक्टिव। हिंदी मीडियम में डिस्कशन किया जाएगा। ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परमाणु की संरचना जो 11th का सेकेंड चैप्टर है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा चैप्टर आप अच्छे से रीडिंग कीजिए और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स पे ध्यान रखा जाएगा आज के इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते जल्दी से कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे और जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे उसको क्या करना है, नोट्स करना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का पीडीएफ हम आपके सामने लेकर आते हैं जो पूरे चैप्टर का शॉर्टकट ऑब्जर्वेशन है। चलिए, तो ये खुल गया हमारा चैप्टर सेकेंड जिसका नाम है परमाणु की संरचना। जिसका नाम क्या है? परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले तो परमाणु के बारे में बता दें, कुछ डिस्कशन कर ले, यहीं से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। परमाणु क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा कण है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता? वो कहलाता है परमाणु। परमाणु के बारे में एक्सप्लेनेशन किए थे जॉन डाल्टन 1808 ईस्वी में। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। परमाणु एक उदासीन कण है, मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या बराबर होता है, जिसके कारण पूरे परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता है। वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं कि परमाणु का खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। कब किया था? 1808 ईस्वी में। उसके बारे में बताया था। परमाणु उदासीन होता है, सबसे छोटा कण है, उदासीन कण है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर होता है। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर पे डिस्कशन। आपको हम वीडियो में इसका पीडीएफ लिंक में ऐड कर देंगे। आप आसानी से क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग परमाणु की संरचना पे इंपॉर्टेंट टॉपिकों पे डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या इससे क्वेश्चन आ सकता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, ये तो हम आपको बता ही दिए। 19वीं शताब्दी तक लगभग यही माना जाता था कि परमाणु उदासीन है, परमाणु में किसी तरह का ऋणात्मक या धनात्मक कण हो सकता है, ऐसा डाउट था। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक यही माना जाता था कि परमाणु केवल उदासीन कण है, सबसे छोटा वही है। पर जैसे जैसे साइंस डेवलप करता गया, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज होना शुरू हो गई, जिसमें सबसे पहला प्रयोग था विसर्जन नली का प्रयोग। आइए थोड़ा इस पर डिस्कशन करते हैं, इससे भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। परमाणु में ऋणात्मक कण और धनात्मक कण का पता लगाने के लिए प्रयोग किए विलियम क्रूक्स विसर्जन नली का प्रयोग किए। वो क्या किए थे? कांच का एक नली लिए थे जिसके अंदर बिल्कुल निर्वात था। इसमें 2 इलेक्ट्रोड था, एक था पॉजिटिव और एक था निगेटिव। निगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा गया। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि निगेटिव यानी कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, कौन सा आवेश होता है? कैथोड पे कौन सा आवेश होगा? ऋणात्मक। और एनोड पे क्या हो जाएगा? धनात्मक। ठीक है, तो वो क्या किए थे? 10,000 वोल्ट, कितना वोल्ट? 10,000 वोल्ट का जो धारा था पास कराए थे। 10,000 वोल्ट। ठीक है, बैटरी से कितना वोल्ट का धारा पास कराए थे? 10,000 वोल्ट। और कितना दाब पर? 10 के पावर -2 से लेके 10 के पावर -2 से लेके 10 के पावर -4 दाब, निम्न दाब पर वो क्या कराए थे? विद्युत धारा पास कराए, उच्च विद्युत धारा 10,000 वोल्ट। तो ये देखे कि कैथोड से कुछ किरण का पुंज जो है वो निकल कर कहाँ जा रहा है? एनोड की तरफ जा रहा है। कुछ किरण का पुंज जो है वो निकल कर कहाँ जा रहा है? एनोड की तरफ जा रहा है। तो चूंकि किरण का पुंज जो है कैथोड से निकला था, इसलिए उन्होंने इस किरण पुंज का नाम रखा कैथोड किरण। क्या रखा? कैथोड किरण। और यह ऋणात्मक कणों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इस ऋणात्मक कण को बाद में कहा गया इलेक्ट्रॉन। फिलहाल ये कैथोड किरण का खोज हुआ था जब 10,000 वोल्ट का धारा था। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? हम बार बार भटके कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन आएगा क्या कि विसर्जन नली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? विलियम क्रूक्स। क्या हुआ था उसमें? मेन पॉइंट्स याद रखिएगा। 10,000 वोल्ट की धारा निम्न दाब 10 के पावर -2 से -4 के बीच प्रवाहित कराया गया था। क्या मिला था? किरण का समूह कैथोड से उत्पन्न होकर किधर जा रहा था? एनोड की तरफ। कौन सा गैस था? निर्वात। किस रंग का प्रकाश था? हरे रंग का प्रकाश। क्वेश्चन यही सब आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। बाकी कैथोड किरण के गुण से क्वेश्चन उतना नहीं आएगा कि कैथोड किरण सीधी रेखा में गमन करती है। ज़्यादातर आएगा कि ये किस कणों से मिलकर बना होता है। तो कण तो आप जानिए कि ये ऋणात्मक कणों से मिलकर बना होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे साइंस बढ़ा, ये आपका पीडीएफ है पूरे चैप्टर का। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता गया, फिर प्रोटॉन का खोज हुआ। प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? गोल्डस्टीन।
ठीक है। और गोल्डस्टीन कैसे किए थे, उसी विसर्जन नलिका में छिद्रित कैथोड का यूज किए थे, यानी कैथोड में छिद्र बनाकर सेम 10,000 वोल्ट की धारा, कितना वोल्ट की धारा, 10,000 वोल्ट की धारा पास कराएं तो क्या देखें कि फिर से एक किरण वैसे ही उत्सर्जित हो रहा था, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, और छिद्र से एक विपरीत किरण जो है वो उत्पत्ति हो रहा था। उन्होंने इस विपरीत किरण का नाम रखा एनोड और इसमें उपस्थित कण का नाम रखा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का खोजकर्ता किसे कहा जाता है, गोल्डस्टीन को। तो इससे भी याद रखिएगा क्या क्वेश्चन बनेगा कि गोल्डस्टीन जो छिद्रित कैथोड का प्रयोग किए थे उसमें किस इलेक्ट्रोड पे छिद्र वो बनाए थे, तो किस पर, कैथोड पर। एनोड किरण धनात्मक कणों से बना होता है, वोल्टेज सेम 10,000, दाब सेम। तो इससे आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं एनोड किरण का गुण। ये सबसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज तो हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जे थॉमसन ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी, वो ध्यान रखना है कि परमाणु में उपस्थित ऋणात्मक कण को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। 1897 ईस्वी में कौन बताए थे, जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता किसे कहा जाता है, जे थॉमसन को। फिर पूछा जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। याद रखिएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.10 इंटू 10⁻31 kg। 9.10 इंटू 10⁻31 kg। इससे भी क्वेश्चंस बनेगा आपका। द्रव्यमान है एक प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे। फिर प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन परमाणु में उपस्थित धनात्मक कण है, उसको तो प्रोटॉन कहते ही है, जिसका आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर तथा विपरीत होता है। यानी प्रोटॉन का आवेश पूछेगा तो सेम वैल्यू है। प्रोटॉन का आवेश कितना है, प्रोटॉन का आवेश है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन प्लस में है। इलेक्ट्रॉन का इतना ही है, माइनस में है। द्रव्यमान चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान इसका होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ग्राम में कन्वर्ट कर लिए तो -24 ग्राम। चलिए आगे चलते हैं। फिर प्रोटॉन का खोज करता तो गोल्डस्टीन को कहाँ ही जाता है। अब जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पता होने के बाद सभी देश के साइंटिस्ट लग गए कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का स्थान कैसे होता है। तो उसमें एक साइंटिस्ट है हेनरी बैकुरल, जो क्या कर रहे थे, पोटासियम यूरेनियम सल्फेट पर प्रयोग कर रहे थे। पूछता है हेनरी बैकुरल किस चीज़ पे प्रयोग कर रहे थे, पोटासियम यूरेनियम सल्फेट। किस लिए प्रयोग कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का स्थान पता करने के लिए। और उनको अचानक क्या हुआ कि जैसे ही यूरेनियम टूटा तो उससे उच्च ऊर्जा की किरण उत्सर्जित होते हुए दिखाई दिया। उन्होंने इस घटना का नाम क्या रखा, रेडियो सक्रियता। इसलिए कहा जाता है कि रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था, हेनरी बैकुरल ने। ठीक है। रेडियो सक्रियता का जब खोज किया गया तो रेडियो सक्रियता के खोज में क्या देखा गया, क्या क्या मिला, थोड़ा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। रेडियो सक्रियता, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो रेडियो सक्रियता, यहाँ एक मिस्टेक है, इसको नोट कर ली, चेंज कर लीजिएगा। रेडियो सक्रियता का जब खोज किया तो क्या देखे कि उच्च ऊर्जा की विकिरण उत्सर्जित रहा था। उन्होंने उस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो देखा कि वह किरण भी 3 भाग में बट गया। एक चला गया चुंबकीय क्षेत्र के माइनस की तरफ, उन्होंने उस पर प्लस होने का गारंटी बताया और उसका नाम क्या रखा, अल्फा। एक किरण चला गया धनात्मक की तरफ, उन्होंने बताया कि उसके अंदर माइनस वाले कण हैं, उन्होंने इसका नाम क्या रखा, बीटा। और एक किरण सीधे निकल गया जिसका नाम क्या रखा, गामा। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाई अल्फा कण जो है वो किस चीज़ से बना होता है, तो वो किस चीज़ से बना होता है, धनात्मक कणों से। धनात्मक कण का आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन के आवेश का 4 गुना। यानी प्रोटॉन का इसका जो आवेश है प्रोटॉन के आवेश का दुगना होगा, द्रव्यमान 4 गुना होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका जो एक अल्फा कण का द्रव्यमान है 4 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान है। यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 में 4 से जब आप गुना करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। यानी एक अल्फा कण का जो तुम्हारा है, इस पे सुधार किए थे, ये प्लस होता है। ठीक है। द्रव्यमान होगा प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना और आवेश जो होगा वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगना होगा। यानी आवेश कितना होगा, एक अल्फा कण पे आवेश होगा
प्रोटॉन के आवेश का दुगना। हाँ ये देखो, 2 गुने प्रोटॉन का आवेश, यानी प्रोटॉन का आवेश प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए, तो ये हो गया आपका अल्फा कण के बारे में। अब बीटा कण से क्वेश्चन आएगा, तो बीटा कण का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। चूंकि उसमें माइनस कण है तो माइनस का आवेश होगा, तो किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी जो इलेक्ट्रॉन का आवेश था वही इसका भी आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इसका भी वही रहेगा। द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा, यानी 9.10 इंटू 10⁻31 kg। तो ये आपका हो गया किसका? बीटा कण का द्रव्यमान। तो पूछेगा इससे अल्फा कण के द्रव्यमान और बीटा कण के द्रव्यमान से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गामा कण पर कोई आवेश और द्रव्यमान नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है कुछ रिजल्ट कि सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका होता है? तो गामा किरण का। भाई कुछ है नहीं, ना तो इसके पास द्रव्यमान है ना इसके पास आवेश है, तो तेजी से तो जाएगा ही। तो गामा किरण का भेदन क्षमता क्या होता है? सबसे अधिक होता है। उसके बाद ये भी याद रखिएगा, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। गामा किरण बीटा किरण से 1000 गुना अधिक भेदन क्षमता दर्शाता है, तथा बीटा किरण जो है वो अल्फा किरण की तुलना में 100 गुना अधिक भेदन क्षमता दर्शाता है। यानी सबसे कम भेदन क्षमता होता है अल्फा का, फिर बीटा का, और सबसे ज़्यादा होता है गामा का। कितना कितना ज़्यादा होता है? कंपेयर देख लिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। तो गामा किरण का उपयोग भेदन क्षमता अधिक होने के कारण किसके कारण किया जाता है? तस्करी रोकने के लिए, ठीक है। तस्करी मतलब कीमती वस्तुओं को देश से बाहर ले जाया जाता है, उस घटना को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गामा किरण का। चलिए, तो परमाणु के बारे में, थॉमसन मॉडल के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं कि थॉमसन मॉडल में क्या क्या था। तो थॉमसन मॉडल में कहा गया कि परमाणु का संरचना जो होता है वो बूंदी के लड्डू जैसा या कटे हुए तरबूज के भाग जैसा समझ सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है ऐसे उपस्थित होता है कि लाल वाला भाग जो होगा वो प्रोटॉन होगा, और जो सीड्स होता है तरबूजे का वो इलेक्ट्रॉन होगा। तो इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। थॉमसन मॉडल परमाणु का सबसे पहला मॉडल था। उसके बाद धीरे धीरे उसको सुधार करके आया रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग, क्या क्वेश्चन आएगा थोड़ा देखते हैं। आप लोगों को बता देते, क्लियर ध्यान देखिए। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग से क्वेश्चन क्या क्या आएगा। ये क्वेश्चन आएगा कि रदरफोर्ड ने किस वस्तु का उपयोग किया था अपने प्रयोग में? तो रेडियो सक्रिय वस्तु का, ठीक है। धातु की पतली पन्नी लिए थे, वो सोने धातु का पतली पन्नी था जिसका मोटाई था 4 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। वो अल्फा किरण पास कराए थे, धातु की पतली पन्नी से अल्फा किरण पास कराए थे। तब उन्होंने निष्कर्ष दिया था, क्या निष्कर्ष दिया था? इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो इनके प्रयोग से क्वेश्चन आ सकता है। पर्दा जो है वो ZNS का होता है, किसका होता है? ZNS का। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष दिया था? देखा कि लगभग 99% कण जो है निकल गया था। तो उन्होंने निष्कर्ष यही दिया कि परमाणु का संरचना गोल होता है, जिसके पूरे भाग में इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि 99% अल्फा कण तो बिना किसी प्रभाव के बाहर निकल गया था। लगभग 1% यानी 20,000 में से 1 कण वापस उसी दिशा में लौटा। तो उन्होंने कहा कि परमाणु का संरचना गोल होता है, जिसके केंद्र में होता है प्रोटॉन और बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, ठीक है। उन्होंने परमाणु को 2 भागों में बांटा था, नाभिक और नाभिकेतर। नाभिकेतर में होता है इलेक्ट्रॉन और नाभिक में होता है प्रोटॉन। बस यही ऑब्जेक्टिव में आएगा। त्रिज्या का वैल्यू याद कर लीजिएगा। नाभिक का त्रिज्या उन्होंने बताया था 10⁻⁻15 मीटर, और परमाणु का त्रिज्या बताया था 10⁻⁻10 मीटर। यानी नाभिकेतर भाग का त्रिज्या हो गया 10⁻⁻10 मीटर, और नाभिक का त्रिज्या हो गया 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक के धनावेश प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, यही सब था। फिर उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा परमाणु संख्या से। तो परमाणु संख्या किसको कहा गया था? प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा गया था, जिसके बराबर कौन था? इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों कण चल रहे थे, और फिर उसके बाद जाकर आया वैद्युत चुंबकीय विकिरण। तो वैद्युत चुंबकीय विकिरण से भी क्वेश्चन क्या क्या आएगा, ध्यान दो। ये आपका नोट्स है। क्वेश्चन आएगा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे जो है कम तरंग दैर्घ्य, सबसे जो है कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे कम होता है कॉस्मिक का, और सबसे ज़्यादा होता है आपका
रेडियो का, सबसे ज़्यादा किसका होता है? रेडियो का। सबसे ज़्यादा किसका होता है? रेडियो का। ठीक है, बीच में कौन आता है? आपका दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश वही फिजिक्स वाला विवगोयर, वॉयलेट से रेड तक। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में कुछ देख लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है वो प्रकाश के वेग से गमन करता है। ठीक है, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो ये कुछ वैल्यू है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9, पिकोमीटर 10⁻12, एंगस्ट्रॉम 10⁻−10, और एक हो गया म्यू मीटर 10⁻6। 10 कितना है? -6 है यहाँ पे। ठीक है, वैद्युत चुम्बकीय तरंग जो है वो प्रकाश के वेग से क्या करता है? गमन करता है। प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आवृत्ति का क्वेश्चन क्या आएगा भाई? देख लो, इसको समझ लो। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण माध्यम में किसी एक बिंदु पर 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगदैर्घ्य संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, जिसको क्या से सूचित करते हैं? v से, और v इक्वल टू होता है 1/t। v इक्वल टू क्या होता है? 1/t। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, चलिए देख लीजिए। अब आपका यहाँ वैल्यू जो है, ये वैल्यू ज़्यादा पूछता है। c इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू v। c इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इंटू v, जहाँ फिक्स है c इक्वल टू प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पे मोस्टली ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो इस वैल्यू से बनता है। थोड़ा इस पर हम डिस्कशन कर ले। E इक्वल टू होता है E समानुपाती v, यानी प्लांक ये कहे थे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है वो अपने संचरण माध्यम में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और वह ऊर्जा जो है उसकी आवृत्ति के समानुपाती होगा। E समानुपाती v। अब v का फॉर्मूला जो है, प्रोपोर्शनल को इक्वल किए तो कांस्टेंट लगाए h हो गया प्लांक नियतांक, जिसका मान से क्वेश्चन आएगा। इसका मान आपका है 6.62 × 10⁻−34। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और जैसे ही हम c बराबर वैल्यू रखें तो इक्वल टू SC/λ, तो ये फॉर्मूला आ सकता है प्लांक नियतांक का। ठीक है, और अगर विद्युत चुम्बकीय तरंग दृश्य प्रकाश हो तो उससे उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का जो बंडल उसको फोटोन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्लांक क्या है। ठीक है, प्लांक तो खैर साइंटिस्ट थे। प्लांक का क्वांटम, यानी क्वांटम क्या है तो आपको बता दें, वैद्युत चुम्बकीय तरंग जो ऊर्जा का बंडल मुक्त करता है उसको क्वांटा कहते हैं, और अगर वो वैद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश है तो वही ऊर्जा का बंडल क्या कहलाएगा? फोटोन कहलाएगा। चलिए, तो ये सब कुछ है, ये तो पूरा डेरिवेशन है, हम लोगों को ऑब्जेक्टिव पे ध्यान रखना है। उसके बाद है दे ब्रॉगली समीकरण। तो दे ब्रॉगली समीकरण जो है वो प्रकाश के कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों को मिलाकर एक समीकरण बनाए थे। लैम्डा इक्वल टू h/mv, लैम्डा इक्वल टू h/mv, जहाँ m हो गया उस कण का द्रव्यमान और v हो गया कण का वेग। यहाँ पर v आवृत्ति नहीं है, बाकी इस पे तो न्यूमेरिकल बनेगा, इसको कैसे प्रूव किया गया वो सब है, आप ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको फोकस करना है आज के वीडियो में। तो दे ब्रॉगली समीकरण याद रहेगा, लैम्डा इक्वल टू h/mv, और संवेग होता है p इक्वल टू mv। तो अगर नीचे के mv पर आप p पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p, यानी एक तरह से दे ब्रॉगली समीकरण का आप ये बता सकते हैं कि दे ब्रॉगली समीकरण का मेन डेरिवेशन ये है कि तरंग प्रकृति जो है वो कण प्रकृति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, चूंकि 1/n है। चलिए, फिर है ये कण प्रकृति और वैद्युत चुम्बकीय प्रकृति में अंतर, इन सबको भी आप रीडिंग कर लोगे। तो ज़्यादातर यहाँ कण प्रकृति से आएगा कि कण प्रकृति में जो है तरंगदैर्घ्य इक्वल टू क्या होता है? h/mv, और तरंग प्रकृति में तरंगदैर्घ्य इक्वल टू होता है c/λ। क्या होता है? तरंगदैर्घ्य इक्वल टू होता है c/v। तो ये सब आपके नोट्स हैं, आप देख लोगे। चलिए, वार्नर का हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, इसे भी क्वेश्चन आएगा कि वार्नर का हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या है। तो सीधी बात है, गतिशील कण के स्थिति
और संवेग का मापांकन नहीं किया जा सकता, बल्कि आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका समीकरण भी याद रखिएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल देन एच वाई 4 पाई। तो क्या है ये डेल्टा एक्स? अनिश्चित स्थान अनिश्चित संवेग का गुणनफल जो है वो एच वाई 4 पाई के क्या होता है? बराबर होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फिर परमाणु की संरचना का ऑल ओवर रिजल्ट आ गया कि परमाणु के केंद्र में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो पूछेगा कि परमाणु के केंद्र में कौन कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और बाहर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो कक्षा और कक्षक में भी कभी कभी बच्चे कंफ्यूज आते हैं, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। कक्षा जो है, ध्यान से सुनिएगा, परमाणु के चारों ओर का वृत्ताकार भाग है। ठीक है। और कक्षक वो है परमाणु के चारों ओर का वो स्थान है जहाँ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की संभावना होती है, तो उसको कहेंगे कक्षक। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला है 2n²। फॉर्मूला क्या है? 2n²। तो आप पुट करोगे, k ऑर्बिटल में कितना होता है? 2। फिर सेकेंड ऑर्बिटल को l कहते हैं, उसमें हो गया कितना? 8। थर्ड ऑर्बिटल को m कहते हैं, 18। फोर्थ ऑर्बिटल को n कहते हैं, 32। और फिर ये बढ़ेगा नहीं बल्कि कांस्टेंट रहेगा। o में भी कितना होता है? 32। आगे जाके 18 और कितना हो जाएगा? 8। तो ये देखो, ये है पूरा 2, 8, 18, 32, 32 और फिर हो जाएगा 18 और 8, 18 और 8। तो ये ध्यान रखिएगा किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ये टोटल है, बाकी तो डिपेंड करेगा कि तत्व कौन सा है। तो इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये कक्षक का डेफिनेशन है। अब एक कक्षक में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स। और दोनों इलेक्ट्रॉन का दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए इसको ऐसे शो करते हैं। तो पूछता है कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। ठीक है। कक्षक इलेक्ट्रॉन को उपकोष में शो किया जाता है। उपकोष का कौन कौन है? 4 है, S, P, D और F, 4 ही उपकोष है। तो ये देखो, कक्षा और कक्षक में अंतर लिखा है, आप इसको रीडिंग कर लोगे। फिलहाल अभी तो इसका ऑब्जेक्टिव में ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है उसको बाहरी कक्षा में दर्शाना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये रहा सोडियम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन तो 11 है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे नज़र डालें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और फिर आ गया 3s1। इस तरीके से फर्स्ट ऑर्बिटल को K बोलते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिटल दोनों को L बोलते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड ऑर्बिटल को M बोलते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। चलिए, तो ये सब हो गया सोडियम। देखो, सोडियम के अंतिम कक्षा की संख्या 3rd और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। तो इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। अब इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करने का जो तरीका है वो अफवाऊ का सिद्धांत पे आधारित है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को इस डायग्राम से व्यवस्थित किया गया था। आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑर्बिटल में सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? S। सेकेंड ऑर्बिटल में SP, थर्ड ऑर्बिटल में SPD। और D का नंबर जो है वो 4th S के बाद आएगा। फिर उसके बाद है 4S, 4P, 4D, 4F। 5वें सेल में भी F है, इसीलिए इन दोनों में 32 इलेक्ट्रॉन ही रह पाता है, क्योंकि दोनों का सेल सेम है। फिर घटने लगता है तो इसमें 18 होगा और इसमें कितना होगा? 8। इसमें आपका 18 टोटल, इसमें 8 और इसमें कितना? 2। तो ये हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था है वो होता है 2, 8, 18, 32, 32, 18 और 8। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है इलेक्ट्रॉन। जैसे आर्सेनिक देख लीजिए, 33 है। तो आर्सेनिक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बात करें तो कैसे होगा? 33 है। ये देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 और 4p3। तो ऑल ओवर अगर ऐड कर दिया जाए तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L दोनों को बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, M तीनों को बोलेंगे, भले ये बाद में भरा गया हो, पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18। और उसके बाद N में इलेक्ट्रॉन हो गया 5। तो इसका जो लास्ट सेल है वो हो गया 4th और लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया? 5।
तो कन्फ्यूजन नहीं रखना। अंतिम कक्षा की संख्या पूछेगा तो वो 4, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो वो कितना हो जाएगा 5। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। फिर है नोबेल तत्व। तो नोबेल तत्व का जरूरत हम लोग पड़ेगा, फिलहाल इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। नोबेल तत्व कौन कौन है पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, कोई एक तत्व दे देगा और ये किस वर्ग का है तो देख लीजिएगा। अगर वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन है तो उसको नोबेल तत्व कहेंगे। ट्रिक भी इसका, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। तो ये है हुंड का नियम। ये क्या है? हुंड का नियम। तो हुंड का नियम क्या कहता है कि एक से ज़्यादा अगर कक्षक है तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक व्यवस्थित करें और फिर विपरीत दिशा में उसका युग्मन करें। तो कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम क्या था? हुंड का नियम। क्या था? हुंड का नियम। ये देखो, मान लो पी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले भरेंगे एक 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 और फिर जोड़ा लगाएंगे, यानी इसको इस तरह से भरेंगे, इस तरह से पहले 1 2 3 4। अगर मान लेते हम ऐसे भर दिए होते 1 2 3 और 4 तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है। इसी नियम को क्या कहते हैं? हुंड का नियम। चलिए तो उसके बाद है एक था हुंड का नियम और एक पाउली का नियम भी था, मेरे ख्याल से वो छूट गया। अच्छा कोई बात नहीं। तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही था पाउली का नियम। तो ये था ऑल ओवर ऑब्जेक्टिव जिस पे हम लोग डिस्कशन किए। ये आ सकता है आपके परमाणु की संरचना से। तो ये पूरा PDF हम ग्रुप आपके वीडियो के नीचे लिंक में ऐड कर देंगे, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हम डिस्कशन किए आज वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे डिस्कशन किए कि परमाणु की संरचना से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको एक आइडिया लग गया होगा और आप इसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स का आसानी से तैयारी कर सकते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।